नरेंद्र मोदी तो अपने आप में कल्ट बन चुके हैं। वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं। वो लगातार इतिहास पे इतिहास बनाते चले जा रहे हैं, प्रतिमान बनाते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कभी भी मोदी का नाम बिना शाह के नहीं लिया जा सकता। मोदी का अपना एक रसूख था, मोदी का इकबाल था, मोदी का ग्लैमर था और मोदी की अपनी साख हाँक सब कुछ थी। लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति था वो अमित शाह था। कैसे उसने बेस्ट रिजल्ट लिए। अमित शाह जो काम कर रहे हैं वो पार्टी हित में कर रहे हैं, उनके हित में कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो सांगठनिक क्षमता उनकी वो देख चुके थे। और भरोसा अमित शाह ने ऐसे नहीं पाया है। मोदी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी उस पर कभी भी उन्होंने कोई सवाल नहीं आने दिया। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन वो सारे काम अमित शाह ने, बल्कि मैं कहूंगा कि तमाम जो अप्रिय फैसले सरकार के रहे हैं वो फैसलों का भी कलंक अमित शाह ही अपने ऊपर लेते रहे। मोदी को भी पता था कि शाह अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो उसमें पूरा निर्ममता के साथ में लेंगे, निरपेक्ष तरीके से लेंगे और उस पर कोई वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उस समय तो यही स्थितियां रही है। मोदी जानते हैं कि अमित शाह के जो ये पॉलिटिकल विजडम है और जो उनके फैसले हैं उस पर सवाल उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये दोनों लोग के बीच की जो बातें उन दोनों लोग के बीच में हो। भारतीय जनता पार्टी में जो भी जटिल विषय हैं, चाहे सांगठनिक स्तर पर हो चाहे सरकार के स्तर पर आते हो, उनमें अमित शाह पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। अमित शाह की एक खासियत और है, वो विदेश नहीं है। अध्यक्ष कोई भी हो, पकड़ अमित शाह की रहेगी। हाँ, फिलहाल तो स्थिति यही। योगी जी मुख्यमंत्री जब बने हैं पहली बार, तो मैं आपको बताऊं उसमें सबसे बड़ा योगदान अमित शाह का था। संघ को चाहिए था, क्या चाहिए था, जो उसके मुद्दे थे वो पूरी तरीके से लागू होते जाए। राम मंदिर बन गया, उनका जो सबसे बड़ा सपना था 370 वो हो गया। संघ के सारे मुद्दे तो पूरे अमित शाह ही कर रहे हैं ना, मोदी और अमित शाह ही कर रहे हैं ना। यूसीसी को लेकर भी कौन आगे बढ़ रहा है, सीएए को लेकर आगे कौन बढ़ रहा है, एनआरसी को लेकर आगे कौन बढ़ रहा है। तो ये करने की जिसमें क्षमता होगी, जो नहीं करना है वो फिर नहीं करेंगे अमित शाह। ये मैंने आपको कहा कि वो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह का फैसला पलटा सकता है। बाकी कोई दूसरा अभी धरती पर मुझे दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि मोदी जी को भी मालूम है ना कि अल्टीमेटली डिलीवर कौन करेगा। और जितना भरोसा वो अमित शाह पे करते किसी और पे नहीं करते। ये सच है। अमित शाह के बगैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज की तौर पे नहीं देखी जा सकती। साल 2014 से पहले भी बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी है। 1996, 98 और 99 3 बार बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी और इसी बीच में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वैसी सफलता हासिल नहीं हुई जैसे 2014 के बाद से मिलनी शुरू हुई। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्रीय राजनीति में आ गए थे 2013 में। और 2014 के बाद से बीजेपी उन राज्यों में भी चुनाव जीत पाई जहां कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं था। महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी किसी सहयोगी दल की भूमिका में होती थी या फिर बीजेपी वहां पर ऐसा कुछ कमाल नहीं कर पाती थी। लेकिन 2014 के बाद से इस पूरे मिथ को तोड़ा गया, इन राज्यों में सरकार बनी और लगातार बीजेपी अपनी जीत हासिल करती रही। और इसका सारा श्रेय जो है वो दो ही लोगों को जाता है बीजेपी में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, जो कि बीजेपी की चुनाव मशीन को पूरी तरह से चलाते हैं। लेकिन कैसे होता है और क्या वाकई में अमित शाह ही हैं जो इन सारे चुनाव के पीछे हैं और वो चाणक्य हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान राजकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। और आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बीजेपी जो है चुनाव तो लड़ती रही 2014 से पहले, लेकिन कभी वैसी जीत हासिल नहीं कर पाई जो 2014 के बाद हुई। और इसका श्रेय बाय डिफ़ॉल्ट दो लोग आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नहीं, निश्चित तौर पर पहले तो प्रफुल्ल ये है कि आपके साथ बैठना मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से साथ में काम किया है, तो जब भी इस तरीके से बैठना होता है तो अच्छा होता है। तो पहले तो धन्यवाद आपको, आपने जो मुझे आमंत्रित किया। लेकिन हाँ, जो सवाल है अमित शाह को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर, देखिए नरेंद्र मोदी तो अपने आप में कल्ट बन चुके हैं। वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं। वो लगातार इतिहास पे इतिहास बनाते चले जा रहे हैं, प्रतिमान बनाते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कभी भी मोदी का नाम बिना शाह के नहीं लिया जा सकता। गुजरात की राजनीति के अंदर भी और गुजरात से जब वो बाहर निकले, राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य था भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की दृष्टि में, वो उत्तर प्रदेश। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2013 में वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए गए उत्तर प्रदेश के। वो उत्तर प्रदेश जहां पर इससे पहले चुनाव में डबल डिजिट का फिगर जो है 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि हो जाती है।
उस राज्य में वो कमाल करते हैं। जिस तरीके से 73 सीटें लेकर एनडीए आता है, उसके वो प्रभारी थे। निश्चित तौर पर मोदी का अपना एक रसूख था, मोदी का इकबाल था, मोदी का ग्लैमर था और मोदी की अपनी साख हाँक सब कुछ थी। लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति था वो अमित शाह था। कैसे उसने बेस्ट रिजल्ट लिए और वो कैसे लिए, वो सोचने और लोगों के लिए शोध का विषय हो सकता है। सौभाग्य से मैं बहुत करीब से वो पूरा दौर देख रहा था। अमित शाह निश्चित तौर पर जब उनको प्रभार दिया गया तो उस समय क्या था कि वो ट्रेन से चलते थे, होटल में नहीं रुकते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की जो शैली होती है उस अंदाज में वो काम कर रहे थे। और अमित शाह ट्रेन से गए, साथ में काम करते हुए गए, बात करते गए। कुछ यात्राएं मैंने भी की उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं जिस अखबार में था उस समय वो उत्तर प्रदेश का बड़ा अखबार था और मुझे उसके साथ में जाना होता था, तो मैं तमाम नेताओं के साथ आता था, उनके साथ भी जाने का मौका मिला। तो रास्ते भर जहां पर जाना है उसकी ब्लॉक से लेकर आप समझ लीजिए कि जिला तक नहीं, ब्लॉक के स्तर पे कौन कहां पर, और सिर्फ अपने दल का नहीं, दूसरे दल का कौन है, कौन प्रभावी है, समीकरण जो तमाम पीआर एजेंसीज देती थी वो देती थी, उनका अपना फीडबैक सिस्टम अलग होता था। वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग होते थे और जाते थे तो वहां के लोकल पत्रकारों से जरूर मिलते थे और बोलना कम, सुनना ज्यादा चाहते थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। और मैं ये अगर आपसे कहूं कि तमाम फैसले जो अमित शाह ने लिए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति होती थी, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते थे कि जो बिना पीएम की सहमति के, और उन्होंने पीएम को मजबूर किया है। सर मेरा सवाल यही है कि 2014 के पहले भी बीजेपी कई राज्यों में थी, नेशनल पार्टी तो बनी चुकी थी, केंद्र में सरकार थी, लेकिन जैसे महाराष्ट्र हो गया या उड़ीसा हो गया, यहाँ पर तो हमेशा एक छोटे भाई की भूमिका में रही। अगर बीजेडी के साथ में भी थे तो छोटे भाई की भूमिका में, और शिवसेना के साथ में भी। असम में कुछ था नहीं। तो ऐसे राज्यों में जीत हासिल करने में कितनी बड़ी भूमिका है इन दोनों की, और खासकर अमित शाह की, क्योंकि उसके बाद ये अध्यक्ष बने। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप ये मानकर चले कि भारतीय जनता पार्टी में एक युग था अटल अडवाणी का युग, जो सत्ता में लेकर आए, और जब नरेंद्र मोदी अमित शाह आए तो मोदी और शाह का युग आया। और उसमें निश्चित तौर पर जिस तरीके से अटल और अडवाणी की जोड़ी थी वैसे ही मोदी और शाह की थी। ये अलग बात है कि अडवाणी भी वाजपेयी के जूनियर थे, लेकिन इतना जूनियर नहीं थे जितने कि अमित शाह हैं। अमित शाह उम्र में मोदी जी से बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी मोदी ने उनको गृह मंत्री बनाया। और आप जो कह रहे हैं कि सफलता में, तो दोनों युगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहले तो यह था कि वाजपेयी और अडवाणी युग की जो सबसे बड़ी खासियत थी, पहले तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम सरकार बना सकते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी जो अस्पृश्य मानी जाती थी तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि ये सेकुलर नहीं है, वाजपेयी जी ने उस अस्पृश्यता को, जो राजनीतिक अस्पृश्यता थी, उसको खत्म करने में भूमिका निभाई। एक उनका अलग व्यक्तित्व था, उसके साथ आडवाणी जैसा संगठन करता था। भाई मोदी अगर देखा जाए तो आडवाणी जी की खोज उनकी जो टीम में माने जाते थे। इसी तरीके से चाहे प्रमोद महाजन रहे हो, चाहे सुषमा स्वराज रहे हो, चाहे अरुण जेटली रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, एक पूरी उन्होंने सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार की और संगठन का पूरा उन्होंने काम किया। फिर क्या हुआ कि जो यूपीए सरकार के समय में तमाम कुछ फैसले ऐसे थे, उन फैसलों की वजह से और जो असंतोष पूरे देश में व्याप्त हो रहा था, वो सारी चीजें ऐसी हुई कि कुछ मिलाकर एक माहौल बना। लेकिन उस माहौल को कैसे भुनाया जाए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के लोगों को समझ में आया कि इसके लिए उनके पास एकमात्र चेहरा है मोदी। मोदी को ये पता था कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए उन्होंने अमित शाह को जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाकर, और आप याद करिए कि उस समय वो गुजरात में जा भी नहीं सकते थे उससे पहले, उनको तमाम मामलों में बाहर रखा गया। तो वो अलग बात है कि उन सबसे वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उस समय भी अमित शाह के जो अपने बोलने का अंदाज और जो काम करने का अंदाज और उनकी हनक में कोई कमी नहीं थी। अगर लोगों को ये लगता है कि अमित शाह तब बड़े डोसाइल रहे होंगे, तो नहीं, अमित शाह तब भी चेहरे पे इसी तरीके के सख्त भाव लिए दिखाई पड़ते थे। उनको मुस्कुराते हुए लोग कम देखते हैं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में वो आदमी पढ़ता बहुत है। तो जो आप कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जो वो सूत्रधार या चाणक्य के तौर पर कैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, उसके लिए 2-3 उन्होंने बड़े नियम बनाए। पहली बात तो ये अटल और अडवाणी का ये था कि रास्ते भी थोड़ा सा जो है बहुत लोकतांत्रिक होने चाहिए।
लेकिन ये मोदी और शाह समझ चुके थे कि अगर लड़ना है तो सामने वाला जिस अंदाज में लड़ रहा उसी अंदाज में लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने माना कि सफलता सबसे बड़ी चीज है और उसके लिए उन्होंने जो जैसा था उसको वैसे जवाब देना शुरू किया। ये मैं नहीं कहूंगा किस तरीके की राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का प्रतिद्वंदी था, उसके खिलाफ उसी तरीके की रणनीति बनाई गई और उन सब चीजों पे कोई उन्होंने गुरेज नहीं किया। जैसे अटल बहुत तीखी बयानबाजी करने से बचते थे, मोदी ने कभी उस पर वो नहीं किया। और अडवाणी भी कभी एक सीमा के बाद कभी आगे नहीं जाते थे। लेकिन अमित शाह को ये पता था कि ये मुद्दे हैं और वो चूंकि जनता के बीच में, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे पकड़कर उनके बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा वो ये जानते थे। तो जो माहौल पूरे देश में बना हुआ था, तो एक तो अटल अडवाणी के समय में जो राजनीतिक दल और नेता बहुत सशक्त थे, यहाँ पर एक वैक्यूम भी हुआ। प्रधानमंत्री जब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाते हैं, जो कि जन नेता नहीं थे, वो अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े इंसान थे, ये सब ठीक था, लेकिन वो राजनेता नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। तो उस पॉलिटिकल गैप के बीच में दूसरे अगर लेफ्ट पार्टीज की बात की जाए, वो भी धीरे धीरे खत्म हुई। तो इस राष्ट्रीय फलक पे जो एक वैक्यूम था उसको भरने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक भरोसा दिलाया। और मोदी अगर विश्वास का चेहरा थे तो उसके पीछे जो सांगठनिक ताकत थी और जो पीछे कैसे रणनीति बनानी, वो काम किया अमित शाह ने। और अमित शाह जिस तरीके से काम करते हैं मैं आपको बता सकता हूं। मैंने कहा ना कि अगर कठिन फैसले लेने हैं तो कई बार लोग लिहाज कर जाते हैं कि अरे इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, ये कैसे करेंगे। नहीं, शाह बिल्कुल निर्मम है। मैं अब आपको एक वाकया बताता हूं। आरएलडी से चौधरी अजीत सिंह का एनडीए के साथ या कभी यूपीए के साथ, वो हमेशा सत्ता में रहते थे, उनका होना था। और मुझे याद है कि मुझे एक बहुत बड़े नेता ने बात बताई कि उस समय अमित शाह जी और उनके साथ वो बैठे हुए थे, वो संगठन मंत्री स्तर के नेता थे, उनके साथ बैठे हुए थे और उस समय वो मेरठ में थे। और आपको याद होगा कि मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ते थे तो कभी बाहर नहीं रुकते थे, रात को जाते वो गांधीनगर ही थे, वापस जाते थे अपने। तो उनकी रैली कहीं दक्षिण भारत में थी, दक्षिण भारत से वो वापस जा रहे थे और उन्होंने वहां फोन किया एयरपोर्ट से कि अमित भाई ये 6 या 7 सीटें छोड़ दीजिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये आरएलडी के लिए, इनमें फैसला करना है कितनी सीटें देनी है। तो उन्होंने फोन पे कहा साहब जरूरत नहीं है। ऐसा अमित शाह ने कहा मोदी जी को, साहब जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो उधर से कुछ उन्होंने फिर कहा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब जरूरत ही नहीं है, हम अपनी सीटें खराब नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, हम अपना ये काम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर कुछ कहा होगा, तो उन्होंने कहा तो साहब जो लोग कह रहे हैं उनको ये काम दे दीजिए, फिर मैं छोड़ देता हूँ। अमित शाह ने ये बात नरेंद्र मोदी नहीं बोले जो लोग कह रहे हैं छोड़ दीजिए, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब हम जीत के निकलेंगे। आप कॉन्फिडेंस देखिए। 2009 में जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साहब था भारतीय जनता पार्टी का, वो व्यक्ति बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी अलायंस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने को तैयार थे और उनका कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर कोई बुलबुला नहीं था, जो नतीजों ने साबित किया। लेकिन मोदी को पता था कि अमित भाई अगर कुछ कह रहे हैं तो इसके मायने हैं, ये व्यक्ति बड़बोला नहीं है, ये व्यक्ति अमित शाह बोल भी उनसे रहे थे जो प्रधानमंत्री का चेहरा थे बीजेपी की तरफ से, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा थे। मुझे लगता है कि अमित शाह अगर किसी की बात को नहीं टाल सकते हैं तो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मतलब अगर अमित शाह ने कुछ ठाना है, क्योंकि मैं आपको एक और वाकया इसके साथ बता देता हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि गुजरात जो क्रिकेट एसोसिएशन है, इसका अध्यक्ष बनने के लिए निकले अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी निकले वहां से। तब तक ये था कि वो जीसीए के अध्यक्ष वो बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमित भाई अभी आपको थोड़ा रुक के बनना है, अभी मैं बनूंगा। बोले ठीक है साहब। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको वो दरअसल रिजल्ट कैसे आएंगे और क्या करना। तो और ये बात एक बार मेरी अमित जी से बात हो रही थी, अमित शाह जी से बात हो रही थी, तो अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बात खुद कहा। बोले मैंने फिर कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने बताई ये घटना खुद, अमित शाह ने जो खुद बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोट अनकोट। उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रुकते हैं, आपको पता है? नहीं, ये जानकारी नहीं थी मुझे। लगा इतने बड़े कद का नेता तो होटल में। नहीं, वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी। और मैं आपको बताऊं, जब वो भाजपा के अध्यक्ष बन गए तो भी वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय है वहां पे एक कमरा बना हुआ, वहां पर रुकते रहे हैं अमित शाह। अच्छा, मंत्री बनने के बाद नहीं, मैं अध्यक्ष बनने के बाद, उससे पहले तक वो वहीं पर रुकते रहे। और मैं 2017 के चुनाव में मैंने, जब हम दोनों लोग एक संस्थान में काम करते थे, तो जो पहला इंटरव्यू एबीपी को उन्होंने दिया था, तो मैंने उनको वहीं से
इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू वहाँ से, और फिर मतलब जगह जगह हमने कैंपेन ट्रेल किया था, तो इसलिए मैं आपको बताऊं वो वहीं पर रुकते थे। तो खैर, तो वहाँ पर रुकते, वो करते क्या थे कि सवेरे जहाँ पर भीड़ वाली, जहाँ थोक की मंडियाँ, सब्जी मंडी होती है, या जहाँ लोग चाय वाय के लिए रुक जाते हैं, जैसे कभी शर्मा चौक, कभी हजरतगंज में, कभी एक जगह वहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं थोक में, जैसे हफ्ते में एक दिन होलसेल मार्केट होता मिलती है। है। तो उसमें लेकिन मतलब ये आढ़तिये ना आकर, जो बड़े बड़े घरों से, जो कारों से लोग पहुंचते हैं, और वो खास तौर से सब्जियां लेने महिलाएं जरूर जाती हैं। आप देखिए कैसे वो आदमी काम करता है। तो वो वहां पर पहुंचे सवेरे 5, 5:30 बजे सब्जी मंडी पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया। तो उसमें एक, उन्होंने बताया, एक जाट लेडी थी, और शायद वो मतलब आर्मी में उनके हस्बैंड थे, या जो भी थे, मतलब वो सर्विसेज में थे, और वो मतलब उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि देखिए, आप पहला काम तो ये करिए कि वहाँ से अजीत सिंह के साथ जाने की जरूरत नहीं, वो हम लोग के नाम पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बीजेपी अकेले जा सकती है। तो बोले, ये बात मेरे दिमाग में आ रही थी, लेकिन उस महिला से बातचीत करने के बाद ये बात और पुख्ता हुई। उसके बाद बोले, हमने सर्वे किया, और हमने जब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, बोले अच्छा, उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण जो है PR एजेंसी जो देती हैं देंगी, लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था। उनके साथ 1 to 1 बातचीत करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इनकी आवश्यकता नहीं है, और वो फैसला उन्होंने ले लिया कि अब हमें बिना चौधरी अजीत सिंह के जाना है। और आप देखिए कि 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार उन्होंने कमाल किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नाराज नहीं हुए उस समय? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो उनके इस फैसले से या इनके इस सुझाव से नाराज नहीं हुए? नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अमित शाह जो काम कर रहे हैं वो पार्टी हित में कर रहे हैं, उनके हित में कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो सांगठनिक क्षमता उनकी वो देख चुके थे, और भरोसा अमित शाह ने ऐसे नहीं पाया है। भाई देखिए, कोई उनमें कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं। अमित शाह हैं, वो जैन हैं, वो मोदी हैं, उम्र का भी बहुत अंतर है, कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं थे। उसके बाद भी अमित शाह को उन्होंने अपना गृह मंत्री बनाया था गुजरात में, और देखा है तो उनके बाद जो सबसे ताकतवर नेता होते थे वो अमित शाह ही होते थे। और अमित शाह ने, आप ये सोचिए कि क्या क्या प्रलोभन, क्या क्या दबाव, क्या क्या चीजें नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने पार्टी और मोदी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उस पर कभी भी उन्होंने कोई सवाल नहीं आने दिया। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन वो सारे काम अमित शाह ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि तमाम जो अप्रिय फैसले सरकार के रहे हैं, वो फैसलों का भी कलंक अमित शाह ही अपने ऊपर लेते रहे। एक जो कुशन होता है कि भाई हर चीज मोदी जी तक नहीं जानी है। भाई जब आप याद करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे, तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो सब कहाँ जा रहे थे? अमित शाह के घर जा रहे थे। तो इसलिए नहीं क्योंकि अमित शाह का चेहरा बहुत पसंद है मोदी जी को, स्वाभाविक रूप से वो जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति उन लोगों का विश्वास है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा, वो अलग चीज है। लेकिन मोदी को भी पता था कि शाह अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो उसमें पूरा निर्ममता के साथ मिलेंगे, निरपेक्ष तरीके से लेंगे, और उस पर कोई वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उस समय तो यही स्थितियां रही हैं, तो वो उन्होंने किया, और वो अमित शाह जो कहते थे वो मानते थे। और एक और घटना आपको बताऊं मैं 2014 की, आप जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी के फैसले कैसे, तो ऐसा नहीं, अगर मोदी जी ने कह दिया कि नहीं ये करना है तो अमित शाह उससे कभी डेविएट नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये अगर कह दिया तो फरमान है, आखिरी फरमान है। लेकिन मोदी जानते हैं कि अमित शाह के जो ये पॉलिटिकल विजडम है और जो उनके फैसले हैं, उस पर सवाल उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? जैसे आपको बताऊं, 2014 में आपको याद है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा विश्वनाथ गए, वहां पर उन्होंने बाकायदा जो है अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद जब वो तमाम विदेशी मीडिया और सब लोग थे, बहुत बड़ा शो था उस समय, अमित शाह उनके साथ में थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर उनके साथ ही थे। त्रिकोण लगाए हुए भारत का प्रधानमंत्री पहली बार किसी ने देखा होगा। आपने अटल जी को त्रिकोण लगाया देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। अडवाणी जी को त्रिकोण लगाया देखा था? ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं लगाते थे, लगाते होंगे, लेकिन तस्वीरें सामने नहीं, तस्वीरें कभी सामने नहीं आती थी। तो वो त्रिकोण लगाकर वो बैठे हुए थे, और उस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, और सबने कहा था कि ऐसा प्रधानमंत्री की जो देखिए अपनी आस्था के साथ में बैठता है। कुछ लोगों ने उस पर सवाल भी उठाया, आलोचना भी की, लेकिन क्या हुआ कि जब वहां से वो निकले, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो रहे नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने जेब में रुमाल निकालने के लिए हाथ डाला, वो किस लिए डाला था, तो अमित शाह ने वो उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया, मतलब बोले रहने दीजिए। अच्छा, ये अमित शाह ने उनको कहा कि रहने दीजिए? रहने दीजिए।
तो कुल मिला के मोदी भी समझे, मोदी जी मुस्कुराए, बोले ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है दोनों लोगों की। जब आप कभी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, आपकी मैंने कई तस्वीरें देखी हैं, तो जब आप मिलते थे तो कभी आपने इस बात का पूछा कि मतलब ऐसे कौन से फैसले हैं जो आप चाहते थे लेकिन आप ये नहीं कर पाए क्योंकि अमित भाई नहीं चाहते थे? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह कि मुझे लगता नहीं कि ये पार्टी में भी किसी को पता होगा। अच्छा। मतलब गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों लोग के बीच की जो बातें उन दोनों लोग के बीच में होंगी। कई फैसले ऐसे हैं जो मैं ये कह सकता हूँ पॉलिटिकल तौर पर कि अमित शाह चाहते थे और मोदी जी नहीं चाहते तो वो नहीं हुए। अब दो फैसले मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी से लोगों ने कहा, मोदी जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते थे, लेकिन राजनाथ सिंह भी, जब मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ, गाजियाबाद से लड़ते थे ना, लेकिन उनको लखनऊ लड़ाया गया चुनाव और गाजियाबाद की सीट उनसे छुड़वा के जनरल वीके सिंह को दी गई। जनरल वीके सिंह को इसलिए दी गई कि उनके साथ तमाम पूर्व फौजी जुड़े हुए थे और एक जातिगत जो स्वाभिमान वाला मामला था वो भी उनके साथ में जुड़ा था। फौजी के साथ अन्याय किया गया, अपमान किया, ये पूरी स्ट्रेटेजी देखिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फौजी भी बहुत हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन जाटों की बात की आती, वो देखिए वो थोड़ा सा मार्शल कम्युनिटी है और वो थोड़ा सा जाते हैं, जो दिखने वाला, लड़ने वाला, जो जुझारू व्यक्ति होता है उसके साथ जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें उनको दिखाई पड़ रही थी। और अटल जी चूंकि चुनाव नहीं लड़ सकते थे उस समय, तो राजनाथ सिंह चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस जगह एक बड़ा कद्दावर चेहरा चाहिए था, उनको वहां भेज दिया गया। काशी से मोदी जी थे और यहाँ से लखनऊ से राजनाथ सिंह हो गए थे। तो ये सब फैसले लिए। ये सारे फैसले मैं आपको बता रहा हूँ कि अध्यक्ष राजनाथ जी थे, तो उस समय तीनों लोग मिलकर फैसले लेते थे और ये तीनों फैसले लिए गए। अमित शाह की एक बहुत खास बात है, वो कन्विंस करा लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। निगोशिएशन जो है ना, वैसे भी कहा जाता है कि निगोशिएशन में गुजरातियों का कोई जवाब नहीं होता है और वो कई बार वो कह भी चुके हैं लोग। तो वो निगोशिएशन जो पावर है उनकी, चूंकि उनका होमवर्क इतना होता। और आप देखिए, अमित शाह से जब आप मिलने गए होंगे तो आपने देखा होगा उनकी पीछे तस्वीरें किसकी किसकी हैं। सावरकर की है, एक चाणक्य की भी है, एक चाणक्य की और एक सावरकर की। एक बात तो और है, लोगों को लगता होगा कि अमित शाह की छवि जैसी, अमित शाह पढ़ते बहुत हैं, ये कम लोग को पता होगा। और जो नहीं पढ़ पाते हैं किताबें या तमाम चीजें, तो उसकी समरी जो है वो मंगा के वो पढ़ते हैं। और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उनको किसी ने कुछ लिख के दे दिया और वो पूरा पढ़ दे, तो ऐसा कतई नहीं। वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत तैयार रहते हैं। और अमित शाह के जीवन का एक जो सूत्र वाक्य है जो उनको तमाम नेताओं से अलग करता है, मतलब मैं तमाम उनकी जो आलोचनाएं और तमाम चीजें, उस पर भी चर्चा होगी तो उस पर हम कर सकते हैं, तमाम लोग कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो एक उनकी जो सोच है, मुझे लगता है कि वो विचार अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जैसे होता है कि हम और आप जब कोई काम करने जाते हैं या कोई सामान्य व्यक्ति काम करेगा तो पहले देखेगा कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 10 काम अगर आपके पास हैं तो 10 में से आप ये सोचते सोचते ये 3 हो सकते हैं, ये 5 हो सकते हैं, 5 आप छोड़ देंगे और मतलब जो है कहेंगे कि इस पे अपना समय नहीं व्यर्थ करना है। अमित शाह 10 के 10 लेते हैं। वो नेपोलियन बोनापार्ट की जो अपनी एक लाइन थी, क्योंकि नेपोलियन भी क्या करते थे, अगर उनको तमाम जगह पर जाना होता था तो देखिए नेपोलियन ने क्या किया था दुनिया में आपको पता है, तो उसी साइकी को वो फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि भाई 5 अगर आपने लिए तो 5 में से अगर आपने 100% स्ट्राइक रेट दिया तो भी 5 ही काम कर पाए ना। 10 में से मैं 2-3 में फेल हो गया तो भी मैंने 7 काम कर दिए, तो 2 ज्यादा किए ना। तो मैं परसेंटेज देखूं या ज्यादा काम देखूं, तो चुनौतियां वो ले लेते हैं। और चुनौती लेकर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी अभी खैर चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें असम में सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी है। और जिस तरीके से दक्षिण भारत में भी पार्टी पैर पसार रही है, बार बार अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, तो कुछ असंभव काम जो हैं वो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, हम अमित शाह के चाणक्य वाली भूमिका पे बात करें उससे पहले एक बात ये भी है कि अब बंगाल के चुनाव हैं, असम के भी साथ में ही है। बंगाल का चुनाव आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई। पिछला चुनाव जो है वहाँ पे नंबर्स अच्छे आए थे, सीपीएम एक तरह से खत्म हो गई थी, कांग्रेस थी नहीं। असम में 2 बार सरकार बना चुके हैं, केरल में भी प्रेजेंस दर्ज हो चुकी है, तमिलनाडु में अभी उतनी नहीं है। आपको क्या लगता है, इस बार सारी नज़रें बंगाल चुनाव पर है? असम को इतना चर्चा नहीं हो रही जितनी बंगाल की। बंगाल में उन्होंने कहा है वो 15 दिन रुकेंगे, कैंपेन भी लगातार कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का पर्चा भरवा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या इस बार वो तृणमूल का किला ढहा पाएंगे? देखिए, ये कहना प्रफुल्ल बहुत मुश्किल है। 77 सीटों पे 4 से 77 सीटों तक तो भारतीय जनता पार्टी को वहां तक पहुंचा चुके हैं।
अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में वो अंतर, हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा बढ़ गया, इस बार उतना शानदार प्रदर्शन नहीं था, लेकिन ये सच है कि ममता बनर्जी सरकार लगातार 3 बार वहाँ सत्ता में रह चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत से गंभीर विषय हैं जो उनके खिलाफ चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट बहुत अच्छे बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी अब जो है वो बाहरी अब नहीं रहे, अब वो वहां पर स्थापित चेहरा हो चुके हैं। लेकिन एक जो विषय है, कई बार क्या होता है कि बहुत पोलराइजेशन जो है, अगर परसेंटेज वहां पर अल्पसंख्यकों का ज्यादा है, चूंकि 28% तो लिखत पढ़त में आता ही है वहां पर, कितने वहां पर हैं, वहां पर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी वो लोग भी मिलकर लड़ रहे हैं। अगर सीमांचल जैसा प्रदर्शन वो लोग कर जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आज की तारीख में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने SIR को मुद्दा बना दिया, और कहीं पर SIR मुद्दा नहीं बन पाया, वहां पर उन्होंने SIR को मुद्दा बना दिया और ये बता दिया कि अगर ये आते हैं तो शायद वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनसे जो तमाम जो उनकी योजनाएं हैं वो जो जा रही वो छिन सकती हैं, तो वो बटेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन ओवैसी की अपनी एक अलग छवि है और हुमायूं कबीर की अपनी अलग छवि। लेकिन जब अमित शाह वहां पर बैठ रहे हैं, और मैंने फिर कहा, जो माइक्रो मैनेजमेंट एक होता है वो नैनो मैनेजमेंट तक जाते हैं। वो पेज कमेटी बनाने लग गई है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब जो है ब्लॉक कमेटी तो जाने दीजिए, एक एक पेज पे जो नाम है तो उनके पास ये डिटेल है कि ये किसको वोट डालेगा किसको नहीं डालेगा। उसमें भी वो ये रिसर्च करके रखते हैं कि ये बदला जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है, ये थोड़ा डायसी है, इसके 60% तक है कि इसको हम अपनी तरफ कर सकते हैं, किसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सामने देखिए, अगर नेता बहुत मजबूत हो, जैसे ममता बनर्जी मजबूत नेता है, वो संघर्ष से सत्ता तक पहुंची हुई लेडी है, तो उसने पश्चिम बंगाल में कुछ ये प्रेडिक्ट कर पाना कि सिर्फ मैनेजमेंट के भरोसे चुनाव जीता जा सकता है, वो नहीं। इसीलिए उन्होंने तमाम जो समीकरण है वो ही बढ़ाए हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो स्थानीय चेहरों को ही, ये जो बाहरी का जो बहुत ज्यादा वो किया जाता था, उसको पूरी तरीके से उन्होंने पिछले चुनावों से सबक लिया और अभी उन्होंने उसको थोड़ा सा ठीक किया। तो चुनाव देखिए बड़ा दिलचस्प है, ये कह पाना कि मतलब किला ढहेगा कि नहीं ढहेगा थोड़ा अभी मेरे लिए मुश्किल होगा। मोदी अमित शाह की जोड़ी वो कर पाएगी जो आज तक कभी, क्योंकि संस्थापक सदस्य बीजेपी के वहीं से आते हैं, लेकिन बंगाल में आज तक कभी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। 2014 के बाद हर वो राज्य जहां पे बीजेपी कभी नंबर्स भी नहीं थे डबल डिजिट में, वहां पर सरकार बनाना, अपना मुख्यमंत्री बना पाई। बंगाल में नहीं हो पाया कभी। नहीं देखिए, ऐसे तो फिर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पहले जो सरसंघ चालक थे या दूसरे थे, पहले डॉक्टर हेडगेवार साहब, दूसरे जो है गोलवरकर जी, सब महाराष्ट्र और उधर से थे। लेकिन महाराष्ट्र में कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी अकेले दम बना पाई थी क्या? नहीं। अभी आपने शुरुआत में ही कहा था कि छोटे भाई रहे, बाला साहब ठाकरे के साथ में वो सब रहते थे, और वो बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने मोदी जी का नाम लिया था। तो तमाम असंभव तो वो कर चुके हैं। कश्मीर में भी सरकार बना चुके हैं, असम में भी कभी सरकार नहीं बनी थी, असम में भी सरकार बना चुके हैं, कर्नाटक में खैर बन चुकी थी सरकार, और इस तरीके की तमाम चीजें। उत्तर प्रदेश में लगातार इतिहास रच दिया हो कि दूसरी बार सरकार बन गई हो भारतीय जनता पार्टी की और पूर्ण बहुमत से बन गई हो, ऐसा तो नहीं होता था। तो ये काम तो इस जोड़ी ने किया ही है। तो पश्चिम बंगाल में भी 4 सीटों से 77 सीटों तक और लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन होना, वो अपने आप में छोटी बात नहीं। आज की तारीख में ये तो तय है कि चुनाव वहां पर बाइपोलर है, लेफ्ट और कांग्रेस वहां पर कहीं नहीं है। सीधी सी बात है कि या तो ममता या शुभेंदु। अच्छा, ये सीधे लाए, ये सीधी है, यहां पर कोई तीसरी फोर्स नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो चाणक्य हैं बीजेपी के, अमित शाह, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं सिर्फ बंगाल के चुनाव में? नहीं, ये तो दरअसल अमित शाह के बारे में देखिए, जो अब वो सफल होते हैं असफल होते हैं, उनकी रणनीति गलत होती है सही होती है, उसकी मीमांसा आप अलग तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जो करते हैं, भाई दिल्ली में भी चुनाव लगातार हार ही रहे थे ना, लेकिन दिल्ली में फाइनली जीते, ये भी सच है। तो ये मीमांसाएं होती रहेंगी, लेकिन अमित शाह सिर्फ एक ही चीज लेकर चल रहे होंगे ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। भाई जेपी नड्डा भी इससे पहले थे, तो जेपी नड्डा फिर भी बड़े नेता थे, सब थे। अभी नितिन नवीन जी को लाया गया है, तो नितिन नवीन का तो अभी वैसा एक्सपोजर भी नहीं है। तो सारे फैसले जो संगठन के तौर पर जो होने हैं, तो स्वाभाविक रूप से अमित शाह के बगैर नहीं होने, मोदी के बगैर नहीं होने। तो पश्चिम बंगाल पे उनका ज्यादा फोकस है, यहाँ तक ठीक है। असम उनको मालूम है कि वहां पर हिमंतो बिश्व शर्मा और जो वहां पर सर्बानंद सोनोवाल, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पर भी विनोद तावड़े
को बैठाल के रखा हुआ है। हम्म। इस तरीके से जब चीजें कर रखी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मुझे लगता नहीं कि सिर्फ वो पश्चिम बंगाल तक फोकस अपने आप को किए हुए, सबसे ज्यादा फोकस किए हुए। क्योंकि लेकिन 15 दिन मैं यहीं रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा बार ज्यादा दाना दिखना, और जिस तरह से ममता बनर्जी अटैक कर रही हैं वो प्रधानमंत्री पे नहीं कर रही हैं, वो तो अमित शाह पर ही कर रही हैं। क्योंकि वहां पर अमित शाह का एक डर भी है। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरअसल होता क्या है कि जब आप 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रह चुके, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, और जिस तरीके का उनका इंटरनेशनल प्रोफाइल है आज की तारीख में तमाम चीज़ों में, उसमें सीधे मोदी पर प्रहार करने से बात नहीं बनती। क्योंकि वहां पर अमित शाह ऐसा कर देंगे, चूंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, और सबसे बड़ा विषय वहां पर क्या है, घुसपैठियों वाला। लोगों को डर क्या है कि सबके राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे, सबको जो मुआवजा मिल रहा वो नहीं मिलेगा, तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है, तो वो अमित शाह पर ही अटैक करना बनता है। तो इसलिए ममता बनर्जी भी सोची समझी रणनीति के तहत अमित शाह पर ही अटैक कर रही हैं। और अमित शाह की ये खासियत है कि जब भी किसी राज्य का वो की कमान लेते हैं तो पूरी तरीके से वहां पर अपने आप को झोंक देते हैं। अब जम्मू कश्मीर भी आप देखिए ना कि जिस समय उन्होंने 370 हटाई और फैसले लिए तो कितना जाते थे वहां पर, और जा जाके आज की तारीख में तो बस इतिहास बन चुका है ना। आपने कहा कि जो तमाम असंभव थे, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पर जाकर बलिदान दिया था कि एक देश दो विधान दो संविधान नहीं चलेगा, तो वो सारी चीजें उन्होंने खत्म कर दी ना वहां पर जाके, तो ये तो हुआ है। सर एक सवाल ये भी आता है कि पार्टी में प्रधानमंत्री भले ही मोदी हो, लेकिन और अध्यक्ष कोई भी हो, अमित शाह का अपना एक अलग ऑरा है, अलग कद है। नड्डा जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन हमेशा लोग जो हैं वो सवाल, चाहे सरकार का हो या पार्टी का, वो अमित शाह की तरफ ही देख के पूछते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी जटिल विषय हैं, चाहे सांगठनिक स्तर पर हो चाहे सरकार के स्तर पर आते हो, उनमें अमित शाह पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी फैसला ऐसा होता नहीं जिसमें अमित शाह, मतलब बहुत कम फैसले ऐसे होंगे। मैं आपसे कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जरूर देखिए अमित शाह की एक खासियत और है, वो विदेश नहीं, उनको विदेश यात्राओं का कोई बहुत वो नहीं। उनको मालूम है कि वो जानते हैं कि देश जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको संभालना। तो ऐसा उस आदमी में कोई चाव भी नहीं है कि मतलब मुझे विदेश जाना, ये जाना है कि मैं बताऊं कि एम्स्टर्डम गया हूं कि मैं अमेरिका गया हूं। नहीं, भारत है तो मतलब पूरी तरीके से उसमें ही सब कुछ इतना बड़ा है, और वहां पर इतने दायित्व हैं, उसी में वो रहते हैं। तो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो फैसले हैं उनमें मैं नहीं कह सकता। उनमें निश्चित तौर पर एस जयशंकर हैं, अजीत डोभाल हैं, उन लोगों की अपनी चलती। लेकिन जो यहाँ पर देश में चाहे किसी भी तरीके का फैसला हो रहा हो, कोई नीति बनाने का, किसी नीति के क्रियान्वयन का, वो अमित शाह को विश्वास में लिए बगैर नहीं होता। कुछ फैसलों में अमित शाह की मर्जी बगैर भी मोदी जी लेते होंगे, लेकिन अमित शाह फिर उसको फिर पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। जैसे मैं 1-2 विषय जानता हूं जिस पर भी चर्चा नहीं कर सकता, कि जब कोई टैग लाइन दी गई तो उस टैग लाइन के पक्ष में नहीं थे। अब की बार 400 पार उसके पक्ष में वो नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे पहले। चूंकि एक बार फैसला हो गया तो हो गया। तो कुल मिलाकर मतलब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोदी जी को भी मालूम है ना कि अल्टीमेटली डिलीवर कौन करेगा, और जितना भरोसा वो अमित शाह पे करते किसी और पे नहीं करते। ये सच है। क्या संगठन पर अध्यक्ष कोई भी हो, पकड़ अमित शाह की रहेगी? हाँ, फिलहाल तो स्थिति यही है। क्योंकि अगर मैं नड्डा जी की बात करूं, नड्डा जी तो वरिष्ठ नेता रहे, मतलब नड्डा जी कोई नितिन नवीन जी की तरह जूनियर नहीं थे। इन्हीं मतलब अमित शाह और उनकी मतलब साथ में जनरल सेक्रेटरी थे, साथ में जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन हाँ, सच है कि जो फैसले लेने होते थे, चाहे टीम बननी हो, चाहे किसी को प्रभारी बनाना हो, क्योंकि देखिए जो भी अगर आप चेहरे देखेंगे, जो चाहे सुनील बंसल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे विनोद तावड़े हो, ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग जो है अमित शाह ने इनको कल्टीवेट किया, इनको तैयार किया। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आज की तारीख में कोई भी हो। हाँ, अभी मुझे जो जानकारी की जो नई टीम अब बन रही है, इस नई टीम में मतलब अब किस तरीके से चीजें होती वो देखना होगा। लेकिन अमित शाह की ज्यादा चलती या कम चलती है इस पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन अमित शाह बिल्कुल दूर हो उससे, ऐसा तो मुझे होता दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि तमाम विषय ऐसे आते हैं जिस तरीके का जो डिसीजन वो ले सकते हैं और जो उनकी सांगठनिक क्षमता है, उसका लोहा सब मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो कहा ना लोहा सब मानते हैं, तो 2013 के बाद जब वो यहाँ आए, तो क्या आप जब मिलते थे तो किस तरह से मुलाकातें होती थी? मतलब वो मुलाकातों में क्या बातें होती थी? क्या वो सिर्फ जानने के लिए होती थी, जैसे वो एब्जॉर्व करते थे सुनते सुनते? क्या सिर्फ जानने के लिए मिलते थे या बताते भी थे कुछ? नहीं, उस समय वो बहुत कम बोलते थे। जब यहाँ पर थे तो वो सुनना ज़्यादा पसंद करते थे और अपने नोट्स वगैरह वो लेते थे।
उस पर करते थे। लेकिन जहां पर वैचारिक उसकी बात आ जाती थी, तो मैं कह रहा हूं कि विचारधारा के स्तर पर वो आदमी बहुत स्पष्ट था। कभी हंसते मुस्कुराते हुए देखा था उस समय? बहुत मतलब जब व्यक्तिगत बातचीत होती तो बहुत वो सहज होते थे। उस कैमरा आते ही पता नहीं उनके चेहरे पे क्यों एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है। लेकिन जब व्यक्तिगत बातचीत आप करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके खाने पीने का भी बड़ा ध्यान रखेंगे वो, हम्म, कि नहीं नहीं ये चाय नुकसान करेगी, जूस पीजिए। हम्म, और अच्छा वो पक्के जैनी है, हम्म, सूर्यास्त के बाद खाते भी नहीं है। हम्म, और मैंने तो उनको देखा है कि जब उनके साथ मैं तमाम रैलियों में गया हूँ तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो पीछे है, हम्म, मतलब पहले संदीप राणा उनके साथ होते थे, आज की तारीख में तो और कई लोग भी हैं, हम्म, लेकिन वो रैली करके आया और उन्होंने अपने खुला पेट पे खुद ही इंजेक्शन लगाया और फिर काम पे लग गए। अगली रैली की तैयारी उसके साथ साथ में जो है टिकटों पर भी काम चल रहा है, और साफ साफ कह देते थे कि ये आपके लिए नहीं है। मतलब अगर कोई बात उन्होंने की तो साफ कह देते थे कि ये आपके लिए नहीं है। ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप अपने तक पर्सनल रखिए। कंजम्पशन में तो वो जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो वहीं पर यहीं पर भी खत्म करता हूं मैं। लेकिन हाँ, चूंकि देखिए एक पत्रकार होने के नाते एक भरोसा भी अगर सामने वाला अगर कर रहा है तो फिर आपकी एक्सेस भी तमाम जगह पर वो होती है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो मतलब ऐसा नहीं है, इज वेरी फैमिली मैन, पूरी तरीके से फैमिली मैन है। और उनके अपने जो लोग हैं जब बैठेंगे, लेकिन हाँ उनकी छवि एक बहुत सख्त व्यक्ति की और एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो बड़ा रूड भी है, जो कभी भी आपको जो है पूरी तरीके से जो है धो भी सकता है, उतार सकता है। तो ये करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उनसे बौद्धिक चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति जो है वैचारिक अधिष्ठान जो उस व्यक्ति का है उसको प्रतिपादित करने में, उस पर चर्चा करने में तो तर्क वितर्क वाला व्यक्ति है। सर 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, वो भी चुनाव लड़े, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और वो जीत कर आए तो गृह मंत्री बनेंगे। क्या आपको ये बात पता थी उस समय, और आपको लगता था कि अगर अमित शाह को कोई मंत्रालय मिलेगा तो वो गृह मंत्रालय मिलेगा? मुझे कोई शंका नहीं थी। दरअसल जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो उसमें था कि राजनाथ सिंह जी दूसरे नंबर पे थे, सीनियर प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे थे, और तीसरे नंबर पर गडकरी जी का नाम था शायद से। हाँ, नितिन गडकरी का नाम था। तो ये सब चीज़ें चलती रही, सब कुछ होता रहा। लेकिन चूंकि दोनों अध्यक्ष हो चुके थे और उस तरीके से चीज़ें थी, सब चलता रहा। लेकिन चूंकि सुषमा जी तो 19 में बनी नहीं थी, बनी नहीं थी, वरना सुषमा जी का राजनाथ जी के बाद में नाम होता। और तीसरे नंबर पे अरुण जेटली का नाम था, अरुण जेटली का नाम। मुझे ये पता था कि जो तमाम परिस्थितियां जो चल रही हैं उसमें रक्षा मंत्री का जो दायित्व है वो पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिक्स से थोड़ा सा रक्षा मंत्रालय आपको अलग कर देता है वो सर्विसेज में, और जिस तरीके की जो आपकी चीजें होती। तो ये मुझे तय था कि मतलब अमित शाह ही गृह मंत्री बनेंगे। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, ये किसी को नहीं पता था मोदी और शाह के अलावा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो जो हम लोग चैनल में चलाते थे उसको क्या कहेंगे, तो अमित शाह जो है वो मुस्कुराते नहीं थे इस लोग देख के आप लोगों को? नहीं, अमित शाह से मुस्कुराते नहीं है। अमित शाह अखबार वालों को मिसलीड भी बहुत करते हैं। अच्छा, कैसे? मैं मिसलीड कहने को कह रहा हूँ, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कि जैसे अभी नितिन नवीन का मामला था, और मैंने तो उनकी शैली देखी है, और मतलब मैं वो जो बात बहुत कॉन्फिडेंस से जो बात कह रहे हो तो मान के चलिए कि वो होने वाली नहीं है। वो आपको एक वो सुर्रा दे के चले गए। हम लोग कहते हैं क्रिकेट में सुर्रा की उठी बॉल उठेगी नहीं, वो सीधे विकेट में चली जाती थी, तो वो दे के चले गए। और उसके बाद लोग लगता था ये बहुत बड़ी खबर हो गई। अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, तो बोले नहीं, मैं गया था क्या जरूरत है। और नितिन नवीन का क्या हुआ, राज्यसभा गए। इस तरीके की तमाम खबरें हैं। और मैंने देखा है कि अगर कोई सही खबर पे अगर कोई सवाल पूछ ले तो उस पर वो आक्रामक हो जाते हैं। हाँ, गुस्सा कि सामने वाला पहले ही जो है, अरे नहीं यार ये तो नहीं होने जा रहा, वो मान के चलिए फिर वो हो सकता है। तो ये शैली है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मिसलीड करते हैं और बहुत सुविचारित तरीके से करते हैं। क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी के अंदर क्या फैसले लेने हैं। अगर इस तरीके से जैसे हम और आप बात करें, तो अगर आप उनका इंटरव्यू लेंगे या मैं इंटरव्यू लूंगा तो कहूँगा कि तो आप संगठन में क्या करने जा रहे हैं, तो आपसे बता कर थोड़ी लेंगे। वो साफ साफ कह देते हैं, आपसे बता कर थोड़ी लेंगे। संगठन के अंदर के फैसले, सरकार के अंदर के फैसले वो हम लेंगे। ये ऐसा इंटरव्यू मैंने इनका बहुत देखा है, कॉन्क्लेव जो होते हैं चैनल्स में, वो जाते हैं, जब पूछा रहता है तो ये कहा जाता है कि वो भाई यहाँ मंच पे बताने वाली बात थोड़ी ना भैया, वो यही बात बोलते हैं और हर बार वो यही बात बोलते हैं बावजूद इसके पूछे जाते। तो वो जानबूझ के एक डर पैदा करने के लिए या आगे कोई ऐसा सवाल ना पूछे इसके लिए करते हैं, क्या लगता है जरा? नहीं देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, ये लोग
अपने कार्यकर्ताओं का दिमाग जानते हैं। हम्म, वो ये जानते हैं कि मैं किस तरीके से बोलूंगा, जैसे उनके कार्यकर्ता इसी बात पे खुश हो। देखा, पत्रकार को स्नप कर दिया। क्योंकि जो टीवी के पत्रकार होते हैं, जाने पहचाने चेहरे होते हैं, कई बार उनके तमाम सवालों से तमाम लोग असहज होते हैं, उनके तमाम जो विश्लेषण से लोग आहत होते हैं। तो उसमें जब अगर उस तरीके का कोई व्यक्ति आ जाए जिसमें उनको कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में मैसेज देना है, तो वो जानबूझ के और आक्रामक होते हैं। जब व्यक्तिगत तौर पर बैठेंगे तो कतई नहीं होंगे, लेकिन कैमरे के सामने आपको स्नप करेंगे, तो मैसेज भी देते हैं कि आप देखिए कि हम इस तरीके से काम करते हैं। वो अलग बात है कि अमित शाह के पास अपनी कैपेबिलिटी है, अमित शाह के पास चूंकि इस तरीके की डिलीवरी है, तो अमित शाह से लोग बात करते हैं, सुनते हैं, वो दूसरा इसका एक नकारात्मक पहलू ये चला गया है कि इस पार्टी में बाई नेचर हर आदमी अमित शाह बनने की कोशिश करने लग गया है। बड़ा क्षमताएं होना हो भाई, सीधी सी बात है कि अगर आप सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो अगर शोएब अख्तर को और मैल्कम मार्शल को सबको छक्का मार सकता है ना, लेकिन अब कुल मिला के वो सचिन तेंदुलकर होना पड़ेगा ना उसके लिए। तो वहाँ एक ये अलग बात हो गई कि हर आदमी अमित शाह की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने लग गया है, ना उसको अपने पद का ख्याल है, ना कद का ख्याल है। ये एक पार्टी में नीचे एक बड़ा रोग चला गया है, जो मुझे लग रहा है कि इसको देखना चाहिए। और तो और जाने दीजिए, अमित शाह के साथ जो रहने वाले जो लोग उनका भी वो भी इसी तरीके से व्यवहार करने लग गए। कहते हैं ना कि आप यू शो द मैन आई विल शो द रूल, मतलब कहते हैं। तो अब ये उन लोगों ने अपना इतिहास रचा है। वो लोग नीचे से ऊपर तक ऐसा है जिन लोगों ने ना कोई संघर्ष का, जिनका कोई इतिहास है, जो सिर्फ गणेश परिक्रमा करके यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं, जो अपने बूते अपना सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इन लोगों ने तो देश से लेके राज्य और पता नहीं क्या क्या चुनाव जिता दिए, तो उसके बाद उनकी हनक है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ये लोग कभी बिलो बेल्ट नहीं जाते हैं। जो थोड़ा सा ये जो क्षुद्रताएं जो हैं नीचे, वो बनने की कोशिश की, वो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक दो चीजें शुरू हुई हैं। सर, क्या अमित शाह, जब आप देखते हैं कि जब गृह मंत्री बन गए, तो क्या उनकी पार्टी में दखल वैसी ही रही? क्योंकि हर चुनाव में वो एक लीडिंग रोल पे ही रहते थे। प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी चुनाव लड़ा जाएगा तो जो कहते हैं ना कि सारथी तो वही होते थे। नहीं, निश्चित तौर पे दखल तो उनकी रहती है, कभी कम कभी ज्यादा हुई, वो अलग बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पार्टी अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के तौर पे जो सीधे सीधे आपको फैसले लेने, और अमित शाह जैसा अगर अध्यक्ष है तो फिर फैसले और मजबूती के साथ में वो लेता है। और देखिए, अमित शाह की असली ताकत उनकी सांगठनिक क्षमता और जो मोदी जी का उनके ऊपर विश्वास है, वो है अपने आप में। और मोदी को ये पता है कि अमित शाह अगर कोई फैसला ले रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट आएंगे, इसलिए उन पर थे। तो दखल तो उनका रहा है, बस कभी कभार शायद ऐसा हुआ हो, मतलब जैसे अब असम में भी पहले तो देखिए सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन दूसरी बार तो बने ना हिमंत बिश्व शर्मा, उसमें अमित शाह जी की चली। अमित शाह जी की चले। एक सवाल ये भी है सर, ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता, कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है बीजेपी सरकार का और वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है, तो उसको अमित शाह से रिश्ते अच्छे बना के रखने पड़ते हैं। नहीं, देखिए, अब ये तो ठीक वही बात होगी ना कि अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, और पार्टी में अगर दो आपके बड़े नेता हैं और ऐसी स्थिति में कोई ये कहे कि मैं अटल का आदमी हूँ या आडवाणी का आदमी, कोई किसी के क्लोज हो सकता है, कोई किसी के विरोधी नहीं हो सकता है। बाकी ये सच है कि बना के रखनी क्या पड़ती, चूंकि जो मुख्यमंत्री बना है उसको ये पता होता है कि भाई ये सबसे मजबूत व्यक्ति है। वैसे सब मुख्यमंत्री, मतलब जैसे योगी जी मुख्यमंत्री जब बने हैं पहली बार, तो मैं आपको बताऊं उसमें सबसे बड़ा योगदान अमित शाह का था। तो वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वजह से नहीं, वो पहले से ही मानकर चलते थे कि योगी जी में ये क्षमता है, और वो भी एक घटना है। मठ में ये प्रभारी होने के नाते गए थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे, तो उस समय तो सांसद होते थे योगी आदित्यनाथ जी। तो उस समय मैंने आपसे बताया कि कवर करता रहता था, तो नीचे वहाँ बैठकर ही खाना खाने की परंपरा है गोरक्षपीठ में, तो वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे लोग। तो जैसे ही खाना आया तो अमित शाह की थाली के आगे पहले ही हाथ लगा दिया योगी जी ने, कहा कि अमित भाई, जो आप जितना भोजन आपको लेना हो उतना लीजिएगा, हमारे यहाँ अन्न बर्बाद करने की परंपरा नहीं है। और इस बात से बहुत खुश थे अमित शाह कि देखिए, ये ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मितव्ययिता भी करे और किसी चीज को बर्बाद ना होने दे, और जो उनका मैनेजमेंट, चाहे विद्यालय चल रहा हो, चाहे गौशाला चल रही हो या हॉस्पिटल चल रहा हो, तो जो बना रखा था उससे वो इम्प्रेस थे। बाद में तमाम तरीके की खबरें आती रही, कौन किसको पसंद कर रहा, वो सब चीजें हैं, वो सब चीजें हुई भी हैं। ऐसा नहीं कि बिना आग के धुआं नहीं था, वो सब चीजें थी, लेकिन कुल मिलाकर वो सब चीजें चलती। लेकिन सर ये एक सवाल ये भी है कि अमित शाह जिस तरह से अपने आप का मेंटेन करते हैं, तो कभी आप जैसे उनसे मिल रहे हैं, ऑफ कैमरा मुलाकातें होती हैं, तो
क्या वो उतनी ही सहज तरीके से बात करते हैं या मतलब उसमें भी रहता है कि स्नब करने की कोशिश ही होती है? नहीं, अमित शाह के साथ जो व्यक्तिगत मुलाकात होती है आपको बहुत पर्सपेक्टिव देती है। हम्म, एक भी बेकार की बात नहीं होती है। और वो जिस चीज पे आपसे सुनना चाहते हैं वो मतलब आप उनको राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो आपसे राय ले लेते हैं। आपके अंदर जो चीज है, अगर जैसे कोई बातचीत उन्होंने करना शुरू किया, जैसे अब सपोज करिए कांग्रेस में कोई चीज चल रही है, कोई बात चल रही है, या भारतीय जनता पार्टी के उस स्टेट में कोई बात चल रही है, तो वो बातचीत में वो अपने काम की चीज ले लेते हैं। और बाकी जब वो आपसे मिलते हैं तो ज्यादातर बातें और वो कई परसेप्शन वो दे के जो आपकी तमाम धारणाएं होती हैं उनको बदलते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में बहुत ही मतलब एक अलग व्यक्तित्व उनका होता है। मतलब फर्म होते हैं, अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ में कहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। और बाकी इधर उधर की बातचीत ज़्यादा उनको पसंद नहीं है। मतलब जैसे उनको लगता है कि बातचीत में अब कुछ बचा नहीं है, तो अगर समय आपका 5 मिनट का भी है तो 3 मिनट में भी बातचीत खत्म हो जाती है, तो फिर वो तुरंत घंटी बज जाती है। समय का पूरा वो बिल्कुल क्लियर है। और बाकी कई बार उनका मूड है तो फिर वो बहुत लंबी लंबी बातचीत भी करते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ा अनौपचारिक बात भी क्या 1-1 घंटे हो सकती है, वो हुई है, वो भी करते हैं। तो कभी सर, जैसे मैंने कुछ तस्वीरें देखी, जैसे लोकसभा चुनाव के टाइम पे वो अपने परिवार के साथ में वोटिंग सेंटर पे जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, ये वो रेगुलर ओकेजन पे करते रहते हैं इस तरह से। तो फैमिली को टाइम देते हैं जिस तरह से पार्टी को टाइम देते हैं? क्योंकि आप मुलाकात करते हैं इसलिए मैं आपसे नहीं, मैं देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, ही इज़ द कम्प्लीटली फैमिली मैन। परिवार के ही पूरे आदमी है वो। और मुझे लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियन कम होंगे, इस लिहाज पे से तो मैं आपसे कह सकता हूँ। और जहाँ तक उनके घर में भी वो जो दिख रहे हैं अमित शाह, वो पूरे मतलब उतना कर्मकांड का उनको समय मिलता हो ना मिलता हो अलग बात है, लेकिन जो उनका जो विश्वास है, तो उनके घर में वो सारी चीज़ें, रिचुअल सारी चीज़ें होती हैं, उसमें 0.1% भी कोई डेविएशन नहीं है। वो करते हैं पूरी तरीके से। और वो मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो धर्म को या जो अपनी आस्था को पॉलिटिकली भी यूज करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल जो है उस आदमी के अंदर वो है। आप उससे सहमत हो या असहमत हो, तो वो कभी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत जो बनाया उन्होंने, एक जो अपोलोजेटिक होना, एक अपराध बोध से ग्रसित होना, कि अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो आप अपराध बोध से कहीं ग्रसित होंगे थोड़ा सा उसके साथ में। वो इसमें कोई वो नहीं, वो बिल्कुल खुलकर, जैसे मैंने उनको देखा था गुजरात में, और जब उनका सबसे खराब समय था, जब उन्होंने कहा था कि मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन मैं सुनामी की तरह वापस लौट कर आऊंगा, उसके बाद जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने या अध्यक्ष बने, तो उनके उस इथोस में, उस विश्वास में और उनको व्यक्त करने में मुझे 1% का भी उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। ये मैं आपसे कह सकता हूं। क्या 2013 से लेकर अब तक में आपने अमित शाह में कोई बदलाव देखा? अमित शाह में बदलाव मतलब व्यक्तिगत मुलाकातें, जैसे पहले वो थोड़ा ज्यादा आक्रामक होते थे, जो जब महासचिव थे और अध्यक्ष भी बने तब भी आक्रामक होते थे। अब थोड़ा सा वो मतलब इतना समय नहीं उनके पास, काम अलग तरीके का, तो बाकी मिलने जुलने का समय अब बहुत सीमित हो गया है, क्योंकि समय होता नहीं है। और बाकी मतलब मुझे लगता है कि जो उनकी बातचीत करने की शैली है, और वो कोई भी हो अगर उनको स्नप करना है तो कर ही देंगे। कभी आप लोगों ने पूछा जब आप मिले कि पार्लियामेंट में जिस बॉडी लैंग्वेज का तो बात करते हैं, शायद ही बीजेपी या कोई नेता वहां पर होगा, आपने भी देखा होगा पिछले सालों में, 12-13 सालों में इस एग्रेशन के साथ कोई नहीं बात करता। वो कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, बोला मेरा कुछ अडॉप्टेड नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। कई बार लोगों को लगता है मैं गुस्से में बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसे ही बोलना आता है। अच्छा, उन्होंने अपनी स्पीच पे काफी काम किया, आप देखिए पहले कैसे बोलते थे, अभी वो कैसे, अपनी हिंदी भी उन्होंने काफी सुधारी। और अगर आप देखेंगे संसद में अमित शाह जब बोलते हैं तो बीच में 1-2 तंज अगर आप छोड़ दीजिए, तो टॉपिक पे जितना विषय वस्तु पे केंद्रित वो व्यक्ति रहता है, अपनी बात को स्थापित करने में वो व्यक्ति। अब 370-35 से जब हटी है तो किस तरीके से उन्होंने उसकी व्याख्या की, या अभी आप वक्त पे अगर आप चर्चा करेंगे तो उस पर भी आप चर्चा कर लीजिए। अभी हालिया जब चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, वैसे तो राजनाथ जी को कहा गया था, सब कहा गया था, लेकिन जब जवाब देने के लिए जब उनको कहा गया, तो आप देखिए ना किस तरीके से वो जवाब देते हैं पूरी तरीके से। या अभी ये पूरा जो है कोई भी विषय आप ले लीजिए तो वो बहुत तैयारी के साथ में आते हैं। मतलब वो आप मान कर चलिए कि जिस समय वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो उनके साथ के जो लोग होते हैं, ये कुछ नहीं कोई कर सकता उनको कि आपने उनको स्पीच लिख के दी और वो स्पीच उन्होंने पढ़ दी।
उसके बाद आप पॉइंटर्स देंगे, उन पॉइंटर्स को देख के फिर वो अपने आप हिसाब से तैयार करेंगे और बहुत होमवर्क करके आते हैं। अगर रात को सोने का समय नहीं है तो नहीं सोएंगे, तैयारी होनी, काम होना तो होना, और फिर उसके बाद हर एक को बिल्कुल जो है घुटनों के बल मतलब जो है पंजों पे खड़े रहना पड़ेगा। इस तरीके से काम कभी करते हैं। आप सर इतने साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, किसी अपोजिशन पार्टी के नेता ने कहा कि जब अमित शाह बोलते हैं तो लगता है कि अभी कोई भारी भरकम सा आएगा, डर लगता है, क्योंकि जिस तरह के एग्रेशन के साथ वो जवाब देते हैं। नहीं, डर की तो बात है, मुझे तो तमाम लोगों ने कहा, पार्टी के अंदर के लोग भी कहते हैं कि उनसे तो बात करने में डर लगता है। तमाम, मैं आपको बताऊं, सहयोगी जो दलों के मुख्यमंत्री हैं उनका ऐसा कहना होता था कि मोदी जी से बात करने में हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, अमित शाह से बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कि नॉट ओनली टफ निगोशिएटर, बल्कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका अपना अंदाज, जो उनका अपना पर्सोना बना हुआ है, तो लोग बातचीत करने में उनसे थोड़ा सा असहज रहते हैं। और बहुत कम मौका आता है जब वो किसी को इतना रूम देते हैं कि वो जो है मतलब हो जाए। अच्छा, तमाम, मैं आपको बताऊं, प्रवक्ता रहे हैं, तमाम पार्टी के ऐसे नेता रहे हैं जो मतलब जो उनकी तरफ वो पूछ भी देते तो वो लोग उनकी तरफ बात करे बगैर, आंखें किए बगैर अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन उन लोगों को भी उन्होंने बढ़ाया, लेकिन वो उनकी अपनी शैली है, जिस तरीके से वो डपटते हुए कहते हैं ना, कई बार तो एक बार होगा ना कि सदन में कोई बंगाली बड़े वरिष्ठ लीडर थे, तो उन्होंने कहा भी था कि आप स्वागत, हाँ, स्वागत ने कहा डांट क्यों? बोले नहीं दादा, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बोलता ही ऐसे, मेरा टोन ही ऐसा है। तो कई बार उनका टोन, अब मैंने कहा ना कि वो एडॉप्टेड ना हो, कि उनकी शैली ऐसी है। तो आक्रामकता उनकी, देखिए, भाषा में भी है आक्रामकता, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी है आक्रामकता, उनकी जो है रणनीति में भी है। और जहां पर उनको ऐसा नहीं है, अगर उनको लगता है कि 2 कदम पीछे होना है, 4 कदम पीछे होना, तो वहां पर भी होते हैं वो, वहां पर वो उस तरीके से भी बात करते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ। ये भी ऐसा नहीं कि मतलब वो फुट सोल्जर नहीं है कि बोले गए सीमा पर, तो सीमा पर हो सकता है कि फिर वो अपने तरीके से वो रणनीति बनाते हैं, हो सकता है गुरिल्ला वारफेयर भी करें वो। तो जहाँ पर उनको बहुत शांत होकर बात करनी होती है वो भी कर लेते हैं। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री सारे, तो योगी आदित्यनाथ के साथ अब देवेंद्र फडणवीस भी अगर वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसा माना जाता है कि शिंदे जो है उनके ज्यादा क्लोज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे फैसले वो ले लेते हो, जो चाहे वो ले लेते हो। देखिए, अल्टीमेटली मोदी लीडर हैं, लेकिन मोदी भी ये जानते हैं कि उनका जो है सबसे मजबूत व्यक्ति कौन है, उनका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति कौन है, और पार्टी, संगठन और सरकार के लिए सबसे ज्यादा हितकारी कौन है। तो अमित शाह वहां पर अगर हैं तो अपनी काबिलियत से हैं, अपनी मतलब क्या है कि कर्तव्य निष्ठा से हैं, और जो उनका जो डिलीवरी करने का जो उनका अपना अंदाज है, उस वजह से। तो मैं कह रहा हूँ कि वो, मैंने फिर कहा कि चेहरा देख के किसी को पसंद नहीं किया गया। बाकी तो देखिए, राजनीति में किसी को ऊपर करना, किसी को नीचे करना, ये सब चलता रहता है, लेकिन अमित शाह के बगैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज की तौर पे नहीं देखी जा सकती। सर, एक सवाल ये भी है कि 2013 के बाद से, जब से वो महासचिव बने, उन्होंने एक अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग लिया है, और अध्यक्ष बनने के बाद ये भी देखने का कि आप बीजेपी में कुछ खबर निकाल नहीं सकते। जैसे सरकार में कौन मंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को नहीं पता होता। तो एक दौर ऐसा भी आया, क्योंकि मैंने भी आप ही लोगों के साथ पत्रकारिता की, तो वहां क्या होगा या क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता था। उन्होंने वो डिसिप्लिन लाया, ये उसी पार्टी में लाया जहां नेता अपने मन से कोई भी कहीं भी बयान दे देता था, वो शायद उन्होंने ही बंद किया। देखिए, ये अगर आप गुजरात से देखें, और है क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैली है मूलतः, अगर आप देखें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत बंद संगठन है खबरें बाहर निकलने के लिहाज से, वहां से भी खबरें बाहर नहीं आती। तो खाटी प्रचारक रहे हैं मोदी जी, संगठन मंत्री भी रहे हैं, तो ये शैली उनकी बनाई हुई है। गुजरात में भी खबरें, लोग यहाँ पर आते थे, खबरें बताते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं किसी को नहीं पता होता था। अच्छा, फिर क्या होता है कि मैंडेट बहुत कुछ तय करता है प्रफुल्ल। आपने मतलब, अब स्थिति है कि जब भजन लाल बने हैं सीएम, तो पर्ची देख के जो है मतलब वसुंधरा राजे का रिएक्शन अब आज की तारीख में दर्ज हो चुका है। आप जब ताकतवर होते हैं ना, तो कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो जब आप ताकतवर हैं तो आप फैसले ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत वरिष्ठ मंत्री जिनकी मोदी और शाह भी बहुत ज्यादा मतलब वो करते थे, अब उनका भी अगर देखें तो जो उनको भी नुकसान हुआ इस बात का कि वो निकले किसी मीटिंग से और उसके बाद उन्होंने किसी को कोई खबर बता दी, तो वो तो देखिए माइनस मार्किंग है, और वो ना काबिले बर्दाश्त है, गुनाह अजीम है, आप कुछ भी कह लीजिए। अगर ये है तो फिर आप जाएंगे। तो जब इस तरीके का तो एक पूरा वो है, और जब आप बहुत मजबूत होते हैं तो फिर लोगों को दिखाई पड़ता है, फिर वो लोग इधर उधर की खबरें
नहीं इधर जाती हैं। और चूंकि फैसले वो बहुत कम लोग लेते हैं, वो लोग मीडिया से इंटरेक्ट भी बहुत कम करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से, किसी मंत्री से या किसी मतलब पदाधिकारी से आप पूछेंगे क्या? उसको खुद नहीं पता होता है कि आगे उसकी ड्यूटी कहाँ लगने वाली है, उससे पूछा तो जा नहीं रहा है। नितिन नवीन को सोच सकते थे क्या कि वो अब कहने को कोई भी स्टोरी बता दे कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे? किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। तो इस तरीके के तमाम फैसले भी लिए जा रहे हैं और जानबूझ के बताया जाता, फिर मजा भी आता है देखिए। तो अब ये बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि देखिए उस कद के नेता भी नहीं बचे जिनका अपना एक वजूद हो। ये सब लोग पूरी अमर लताएं हैं। अभी देखिए, ये कहने में अगर आज की तारीख में मैं आपको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में नाम गिनाइए, तो आज की तारीख में योगी मजबूत हो गए हैं, देवेंद्र फडणवीस निश्चित तौर पर महाराष्ट्र जैसी राजनीति में तमाम जो है वहां के चाणक्य कहे जाने वालों को धूल दूसरित करके आए हैं। हेमंतो बिश्व शर्मा है। ये 3 सीएम अगर आप नाम छोड़ दीजिए तो, और बाकी 13 राज्यों में सीएम है। उनके नाम याद करने के लिए थोड़ा सा जो है आपको जोर डालना पड़ेगा। पदाधिकारियों में बात करेंगे तो पदाधिकारियों में सुनील बंसल का नाम छोड़ के आपको किसी का याद नहीं आएगा। तो मैंने कहा ना कि ये सब गणेश परिक्रमा करने वाले ज्यादातर लोग हैं। नीचे से जो लोग आए हुए थे, धीरे धीरे वो लोग या तो मतलब उनका कैरियर खत्म हो गया, समय उनका चला गया, और जो लोग आगे आए हैं वो ऐसे इनमें से बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं जो जनता से संवाद कर सके, जनता के बीच में जाकर जो जवाबदेही जिनकी, तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। सांसद को भी पता है कि वो नहीं, प्रफुल्ल को नहीं खड़ा करेंगे तो जो है वो किसी राजकिशोर को खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाएगा। सपोज करिए जितवा देंगे। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य जब सर, दोनों एक सवाल आपको याद होगा, एक बार राज्यसभा का चुनाव था, अमित शाह खुद चुनाव लड़ रहे थे, स्मृति ईरानी थी और एक और कैंडिडेट को बीजेपी ने उतार दिया था। अहमद पटेल का चुनाव था सर, वो 2017 का। पूरी रात अमित शाह जो है वो वहीं बैठे रहे। मैं विधानसभा के बाहर, जहां पर वो टेम्परेरी विधानसभा एक जगह ले गई थी, तो मैं वहां था। वो पूरी रात जगे रहे, पूरी रात वो इंश्योर करते रहे कि पहले तो वो 2 सीट जो कंफर्म है उनकी और स्मृति ईरानी की वो जीत जाए, और उसके बाद वो ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि तीसरी भी निकल ही आए किसी तरह से। मतलब वो उस हद तक वहां पे इन्वॉल्व रहते थे हर चीज में, टिकट हो या जीत हो। देखिए, मैंने कहा अमित शाह किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। सुनिश्चित हार दिखाई पड़ रही थी दिल्ली में, लेकिन उनसे बात करो तो वो हमेशा कहते थे 60 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जितना, उसके लिए प्रयास करते थे। और ये अहमद पटेल वाला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उसमें भी लोग कहते हैं कि अहमद पटेल को मतलब अगर मोदी जी चाह लेते तो शायद अहमद पटेल ना पहुंच पाते, लेकिन अमित शाह नहीं चाहते थे, तो पूरा उन्होंने कोशिश की कि अहमद पटेल को वहां पर फंसाया जाए पूरी तरीके से। तो ये सब होता है। अमित शाह की अपनी शैली, वो आखिरी तक बिल्कुल, जो एक समय जो क्रिकेट टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कहा जाता था ना कि आखिरी बॉल तक पूरा चेज करते हैं, तो आज की तारीख में भारतीय टीम भी वैसी हो गई है। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत का शायद वो नेचर जा रहा है, धीरे धीरे लोग बदलने पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से कमिटेड होते हैं, और उनके जीवन में और उनके सामने और कोई लक्ष्य होता नहीं है। वो मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, और वो पूरी तरीके से उसके लिए लगते हैं। ये उनकी खासियत है। एक तस्वीर आपने देखी होगी सर, नितिन नवीन जब अध्यक्ष बन के दिल्ली आ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पे 2 सीढ़ियां ऐसे नीचे की तरफ एक पैसेज है जहाँ कॉरिडोर में गाड़ियां रुकती हैं। वहां पर अमित शाह और कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां इंतजार कर रहे थे नितिन नवीन। वो अमित शाह जिनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री लाइन लगाते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष भी थे और पावरफुल भी हैं इतने, वो नितिन नवीन के इंतजार में वहां खड़े रहे 15 मिनट। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी का अनुशासन, और ये तो मानना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी में। और ये बात कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नितिन भैया कहना शुरू कर दिया, सामने उनके गाल वाल छू लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर मोदी खुद खड़े हुए बोले कि ये मेरे अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर अध्यक्ष बनाया गया है तो उसके बाद उस फैसले को स्थापित भी करना उनका काम था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला, और देखिए अध्यक्ष का प्रोटोकॉल है। राजनाथ सिंह आप याद करिए कि अध्यक्ष होते थे तो साथ में उनको बैठना होता था। जब अमित शाह अध्यक्ष हो गए तो फिर उसके बाद जो है फिर मतलब जो है राजनाथ सिंह वहीं सामने बैठे दिखाई पड़ते थे। तो ये अमित शाह को भी करना पड़ेगा। पार्टी ऐसा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बात आप ध्यान मानकर चलिए, डिलीवर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एक परिपाटी बनी हुई है और एक जो प्रोटोकॉल है उसका तो पालन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, फैसले आप जो भी ले रहे हैं लीजिए, वरिष्ठ नेता मिलकर लेंगे, सब कुछ है, लेकिन अध्यक्ष तो अध्यक्ष है ना, वो सर्वोच्च पद तो संगठन में वही है।
तो उसके प्रोटोकॉल में तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, एक्सेप्ट प्रधानमंत्री। अमित शाह के संघ से रिश्ते कैसे हैं सर? जी, चाणक्य अकेले तो नहीं कर सकता क्योंकि बिना संघ के समर्थन के बीजेपी कैसे चल पाएगी? देखिए, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे याद है कि जैसे आपने कहा था, खबरें आजकल निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे मोहन भागवत ऐसे संचालक शायद पहले हैं जिन्होंने मीडिया से इतना इंटरेक्शन किया है, जिस तरीके से लोगों से मिलते रहे, हर सवाल का जवाब देते रहे, और कोई भी असहज करने वाला सवाल उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां तक ठीक है। लेकिन संघ के साथ दिक्कत यह है कि संघ का ना कोई बहुत अपना सगा होता है, ना कोई सौतेला होता है। इस मामले में बड़े निर्विकार और निष्प्रिय किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं कि उनकी पसंद नापसंद नहीं होती, तमाम फैसलों को लेकर बहुत आपत्ति होती, सब कुछ होता है, तो उन सब विषयों पर तमाम बार ऐसा असहमतियां होती हैं, तमाम चीजें ऐसी लगती हैं, तो संबंध बहुत खराब हैं। अब खराब होने का मतलब यह है कि देखिए, अमित शाह भी कोई संघ के बाहर से तो आया नहीं है, उसी परिवार का हिस्सा है। तो जो उनके जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, तो उनके साथ में उनकी उठक बैठक सब चलती रहती है। लेकिन अब ये संबंध खराब हैं कि अच्छे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य है। बहुत अच्छे, मतलब संघ कोई जरूरी नहीं है, संघ में कहते भी हैं कि कोई बहुत जरूरी नहीं कि मैं आपको पसंद करूं, आप अपना काम अपने आप ठीक करते रहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यह है कि जो काम हमें करना वो हम करेंगे, जो काम आपको करना है वो आप करिए। बीच में कुछ विषय होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको लेकर तमाम बार रस्साकशी भी हुई है और एक दूसरे को दबाने की कोशिश भी हुई है, अपनी बात बताने की भी कोशिश हुई है। लेकिन कुल मिला के देखिए, कोई शत्रु तो वहाँ है नहीं, पर हाँ, ये खींचतान चलती रहती है। यानी संघ से रिश्ते उनके ठीक ही हैं सर? ठीक ना होना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, इस चाणक्य की जब बात होती है तो जब टिकटें होती हैं तब संघ का दखल होता होगा, तो क्या अमित शाह जी उसको टॉलरेट कर लेते थे जब वो अध्यक्ष थे या प्रभारी थे? क्योंकि संघ भी तो दबाव डालता होगा ना सर, इनके चुनाव के बीच में आता है, चुनाव प्रचार में भी मदद करता है, तो यहाँ पर भी कुछ करता होगा, तो अमित शाह जी कितना सहन कर लेते थे उनको? नहीं, मैंने आपसे कहा, देखिए, कुल मिला के संघ को चाहिए था, क्या चाहिए था, जो उसके मुद्दे थे वो पूरी तरीके से लागू होते जाए। राम मंदिर बन गया, उनका जो सबसे बड़ा सपना था 370 वो हो गया। संघ के सारे मुद्दे तो पूरे अमित शाह ही कर रहे हैं ना, मोदी और अमित शाह ही कर रहे हैं ना। यूसीसी को लेकर भी कौन आगे बढ़ रहा है, सीएए को लेकर आगे कौन बढ़ रहा है, एनआरसी को लेकर आगे कौन बढ़ रहा है। तो ये करने की जिसमें क्षमता होगी, सवाल ये नहीं कि यहाँ पर माँ को लाड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पर वो व्यक्ति चाहिए जो नीतियां, सिद्धांत, जो वैचारिक अधिष्ठान आपका है उसको धरातल पर उतार सके। तो उसके लिए क्षमतावान, सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहिए, और वो ये है, करते चले आ रहे हैं। जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो करते चले आ रहे हैं। और रही बात दखल की, तो संगठन मंत्रियों सबकी है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो नहीं करना है वो फिर नहीं करेंगे अमित शाह। ये मैंने आपको कहा कि वो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह का फैसला पलटा सकता है। बाकी कोई दूसरा अभी धरती पर मुझे दिखाई नहीं पड़ता सर। एक सवाल, मैं इससे ज्यादा मतलब कुछ और कह नहीं सकता। बस मैं एक आखिरी में सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे पहले, बाद में डिप्टी पीएम बने। क्या ऐसा आपको आने वाले भविष्य में दिखता है कि अमित शाह भी उस रोल में आ सकते हैं? देखिए, मैं सच बताऊं कि पहले क्या होता था, इस तरीके की चर्चाएं होती थी, कहीं ना कहीं आडवाणी जी के साथ भी कुछ पत्रकार होते थे, कुछ उनके लोग होते थे जो इस तरीके की बात कर देते थे। मुझे लगता नहीं है कि अभी ऐसी स्थितियां हैं, क्योंकि वहां पर अटल और आडवाणी दो धड़े बन गए थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपस में कोई शत्रु थी, एक दूसरे को नीचा दिखाना था, लेकिन दोनों चूंकि समान कद के नेता थे, वो बन गए थे। मोदी और शाह का स्टाइल ही नहीं है, इनको जो करना है वो करेंगे। डिप्टी पीएम बन सकते हैं, मतलब मैं जितना मोदी को जानता हूं मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मोदी जी ने कुछ तय कर लिया है तो वो हो सकता है। लेकिन ये तय अमित शाह नहीं करेंगे। उस समय आडवाणी जी ने तय किया था कि उनको डिप्टी पीएम बनना है। यहां पर तय सिर्फ और सिर्फ ये जब लगेगा नरेंद्र मोदी को तो वो करेंगे, और कोई नहीं, और कोई तय नहीं करेगा। और अमित शाह को उसके अलावा, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह को उसमें कोई आपत्ति नहीं। भाई, डिप्टी पीएम, एक बात बताइए, डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम, इस पद के कोई मायने नहीं है। अमित शाह को तो मतलब कुछ लोग तो विपक्ष वाले सुपर पीएम बोल देते हैं।
बोला अध्यक्ष भी वही हैं, प्रधानमंत्री भी सब उन्हीं के कहने पर करते हैं, सब कुछ तो अमित शाह ही कर रहे हैं, तो उनको इस पद की जरूरत क्या है? उनका कद ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है। कई नेता जो है उनका कद पद से बड़ा होता है, तो अमित शाह वो स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसको लेकर भाई आने वाले समय में हो जाए इस पार्टी में कुछ भी, डिप्टी पीएम बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ऐसा इस तरीके से लोग चर्चाएं करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर पीएम ने अपना सक्सेशन प्लान कुछ बना लिया है, कुछ ऐसा उन्होंने दिमाग में सोच लिया है, तो फिर वो ये कर सकते हैं। अमित शाह उनसे कहेंगे नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कह सकता हूं। ना कहेंगे, ना दबाव बनाएंगे, क्योंकि अमित शाह ये जानते हैं कि उनके लिए जो बेस्ट सोच सकते हैं, जो सारी चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने जो भी अब तक हासिल किया है या जो भी सारी चीजें हुई, उसमें नरेंद्र मोदी का भरोसा ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और उस भरोसे को वो क्यों क्षति पहुंचाना चाहेंगे? और कुल मिला के मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी सबसे बड़े फैसले होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो अमित शाह ऑलरेडी ले रहे हैं। और फिर उनको मालूम है कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं दिखाना दर्शाना पीएम नहीं दिखाते भाई। इससे पहले भी वो कहां दिखाते थे? आप याद करिए, जो करना होता था करते थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये आने वाले समय में मुझे थोड़ा अभी, मतलब कम से कम अभी तो ऐसा मुझे कुछ होता दिखाई नहीं पड़ा। विपक्ष लोग भी ये मानते हैं कि अमित शाह जो है बीजेपी के चाणक्य है, लेकिन ये चाणक्य बंगाल, केरल और तमिलनाडु और कुछ दक्षिण के राज्य हैं जहां पर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई। इस बार चुनाव चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे, या अमित शाह के जीवन में ये रह जाएगा कि यार यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता है, बात कही गई है। अब केरल में सरकार बन जाए ऐसा तो नहीं होगा, तमिलनाडु, ये दो राज्य तो आप छोड़ ही दीजिए, और असम में मुझे अभी बहुत समस्या नहीं दिखाई पड़ रही। असम मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती, जितना मेरे पास अभी तक का फीडबैक आ रहा है। केरल में यूडीएफ अच्छा करता दिखाई पड़ रहा है, और तमिलनाडु में भी मुझे मतलब जो है, जो इंडी ब्लॉक कह लीजिए, इंडिया गठबंधन जो भी कह लीजिए, वो ठीक करते दिखाई पड़ रहे हैं। डीएमके वाले ठीक करते दिखाई पड़ रहे हैं। एआईडीएमके के साथ बीजेपी वहां पर गई है, पिछली बार से अच्छा चुनाव लड़ेगी। वो अलग बात है कि अमित शाह का जो प्लान था, अन्नामलाई को जैसे उन्होंने आगे किया था, अब अन्नामलाई को उनको पीछे धकेलना पड़ा। आपने पूछा था ना कि वो जो फैसला थे, देखिए जब पार्टी की बात आई, तमाम चीजों की बात आई, तो अन्नामलाई को टिकट भी नहीं दिया, क्या वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे, उनको पीछे करना पड़ा, क्योंकि सहयोगी दल नहीं चाहता है। इसीलिए अमित शाह और मोदी की कोशिश हमेशा ये होती है कि वहां पर कहीं छोटा भाई बन के ना रह जाए, सब जगह बड़े भाई की भूमिका में आया जाए, तो वो करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल मुझे लगता है कि पूरी ताकत वो लगा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में ये कह देना कि ममता को वॉक ओवर मिल गया, ऐसा तो कतई नहीं है। चुनाव अभी चढ़ रहा है, आने वाले समय में क्या होता, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये देखना पड़ेगा कि जो भद्र लोग जो कहा जाता है, वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा रक्तरंजित चुनाव वहां का होता है, लेकिन फिर भी भद्र लोग का चुनाव का आता है। एक बात तो है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, इस बार हिंसा सबसे कम होगी। जिस तरीके से बीएसएफ वाले आईडी चेक करेंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये अपने आप में होने जा रहा है। सीआरपीएफ की जो है, आपको पता है, लगभग 2 लाख मतलब जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस टोटल जो वहां पर उतार दी गई हैं, और 2 चरणों में चुनाव होने के नाते जो है सब पूरे राज्य में उस तरीके से घुमाघामी भी नहीं हो पाएगी। अधिकारी भी चुनाव आयोग ने तबीयत से बदले हैं, तो चुनाव काफी टफ हो चुका है। ये कहना कि मतलब कुछ भी, मतलब मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है वहां पर, लेकिन अभी एज की बात करेंगे तो एज ममता को ही है अभी की तारीख में। ये 10 तारीख के बाद और थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट बात करने की स्थिति में। अमित शाह जी के इसमें रह ही जाएगा कि ये चुनाव वो नहीं जीता पाए। देखिए, कुल मिला के जब जनसंघ बना था तो क्या सोचा था, जनसंघ नाम खत्म हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई, 96 में आते आते मतलब जो है सरकार बन गई। तो ये तो सतत प्रक्रिया है। बाकी हाँ, अमित शाह जरूर चाहते हैं कि दक्षिण में भी कमल खिले। पश्चिम बंगाल न सिर्फ अमित शाह बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उनको लगता है कि जितना महत्वपूर्ण कश्मीर को यहाँ पर जोड़ना था, कोई दूसरा कश्मीर वो नहीं खड़े होने देना चाहता, ऐसा संघ के लोग का मानना है। तो आपने कहा ना कि पसंद नापसंद यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ पर बड़े हित हैं, और जब बड़े हित बड़े लक्ष्य साधने होते हैं तो ये जो व्यक्तिगत जो तमाम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, इकट टिकट और कुछ फैसले, ये सब पीछे छूट जाते हैं। तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि असम और बंगाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और सरकार, तीनों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अपनी सरकार होनी चाहिए, उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो करेंगे, देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे राजकिशोर तिवारी जी, जिन्होंने हमें अमित शाह
और उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई। उन्होंने बहुत करीब से उनको देखा है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर।